कहानी का शीर्षक है प्यार अभी बाकी है। जयपुर एयरपोर्ट के बोर्डिंग लॉज में खड़ी मोना की सूनी आंखें शीशे से बाहर झांक रही थी, मगर बाहर कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जिधर देखो बस कोहरा ही कोहरा था। मोना को लगा कि कितना सिमिलर वातावरण है मोना के मन के भीतर और प्रकृति में। उसके भीतर फैला कोहरा भी तो बादलों की भांति उमड़ घुमड़ कर बाहर निकलने को आतुर था। तभी पवन 2 कप कॉफी लेकर उसके पास आया और बोला, मोना, आज मौसम बहुत खराब है, फ्लाइट शायद ही टेक ऑफ हो पाए। मोना ने सब खामोशी से सुना और पल भर के लिए आंखें बंद कर ली। फिर दोनों कॉफी पीने लगे। मोना के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। वह पास में बैठे पवन के ओवरकोट की गर्माहट महसूस कर रही थी। वह सोच रही थी कि क्या यह वही इंसान है जिसके साथ मैंने 2 वर्ष के अफेयर के बाद प्रेम विवाह किया था, जिसके साथ मैं पिछले 4 वर्ष से एक छत के नीचे रह रही थी। अच्छा हुआ इन 4 वर्षों में कोई बच्चा नहीं हुआ, वरना तो बहुत मुश्किल होता मेरे लिए। न जाने कब और कैसे वो अंतरंगता मात्र औपचारिकता में तब्दील हो गई। मोना सोच में पड़ गई। आखिर क्यों हुआ ऐसा? सोचते सोचते मोना 4 साल पुरानी यादों में खो गई, जब उन्होंने अपने दाम्पत्य जीवन की सुनहरी राह पर पहला कदम रखा था। मोना इंडियन कल्चर की जबरदस्त मुरीद थी। उसे अपनी भारतीय संस्कृति से बेहद प्रेम था और भारतीय में भी खास तौर से राजस्थानी कल्चर। तभी तो दोनों हनीमून के लिए जयपुर उदयपुर गए थे। इसी एयरपोर्ट पर ठीक इसी जगह बैठकर दोनों फ्लाइट की बोर्डिंग की घोषणा का इंतजार कर रहे थे। फ्लाइट समय पर है या नहीं, कोई उन्हें देख रहा है या नहीं, इस बात की परवाह उन्हें कहाँ थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में ऐसे डूबे हुए थे कि आसपास का कोई होश ही नहीं था। जिसे किसे पता था कि 4 साल बाद वही दोनों इंसान उसी जगह पर 2 अजनबी की भांति बैठे होंगे। दोनों तलाक की प्रक्रिया शुरू करने दिल्ली जा रहे थे, मगर खराब मौसम के चलते जयपुर में प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। फ्लाइट के कल तक स्थगित होने की घोषणा से मोना के चेहरे पर मायूसी छा गई थी। अलग होने के निर्णय के बाद से ही मोना को पवन का एक पल का साथ भी असहज कर रहा था। फ्लाइट के सभी यात्रियों को एक होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई थी। तभी मोना को अपनी बचपन की सहेली वंदना की याद आई। वंदना की शादी जयपुर शहर में ही हुई थी। अपने हनीमून से लौटते हुए मोना और पवन वंदना के घर भी गए थे, मगर उसके घर जाना उनके लिए कुछ अच्छा अनुभव नहीं रहा था। वंदना के घर की फिजा बयां कर रही थी कि वंदना और उसके पति विवेक के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रेम की जगह कलेश ने ले रखी है। उधर रोमांस की रिमझिम फुहारों में भीग कर आए मोना और पवन को वंदना के घर में बेहद असहज महसूस हुआ। तभी तो पवन ने मोना से कहा भी था कि यहाँ से जल्दी चलो मोना, कहीं ऐसा ना हो कि इस घर की नेगेटिव एनर्जी हमारे साथ भी चिपक जाए। और ठीक ऐसा ही हुआ। आज पवन और मोना उसी पड़ाव पर थे जहाँ पर उस समय वंदना और विवेक थे। हालांकि काफ़ी समय से मोना की वंदना से कोई बात नहीं हुई थी। दोनों का बहुत समय से कोई टच नहीं था। फिर आज मोना को पवन के साथ होटल जाने के बजाय वंदना के घर जाना ज़्यादा सही लगा। अतः उसने मोबाइल में वंदना का
कॉन्टैक्ट नंबर खोजकर उसे कॉल किया। मोना की आवाज़ सुनकर वंदना खुशी से उछल पड़ी। मोना ने उसे फ्लाइट स्थगित होने की बात बताई तो वंदना ने कहा कि वह उसे आधे घंटे के भीतर ही लेने आ रही है। मोना ने इस बात की सूचना जब पवन को दी तो वह कुछ न कह सका। कुछ कहने का हक जो नहीं रह गया था, मगर आंखों में अनकही पीड़ा उभर आई जिसे मोना भी आसानी से पढ़ सकती थी। रिश्ते की टूटी कड़ियों के बीच शायद कोई सूक्ष्म डोर अभी भी शेष बची थी, जिसके कारण पवन को मोना का अपने साथ होटल में चलकर वंदना के साथ उसके घर जाना खल रहा था। न जाने क्यों पवन का दिल अभी भी यही चाह रहा था कि एक दिन के लिए ही सही, मगर मोना का साथ बना रहे। वंदना के आने तक पवन मोना के साथ एयरपोर्ट के बाहर खड़ा रहा। दोनों के दिलों में अजीब सी टीस थी। बिछड़ने की इस घड़ी में वो दोनों महसूस कर पा रहे थे कि अलगाव का निर्णय राहत देने वाला नहीं है। शायद यह उन दोनों की समस्या का सही समाधान नहीं है, क्योंकि यदि होता तो उन दोनों को इस समय सुकून का एहसास होता, मगर ऐसा नहीं था। दर्द कम होने के बजाय बढ़ रहा था। यह कैसी विडंबना थी। ये कैसा रिश्ता था जो न निभाते बन रहा था और न ही तोड़ते बन रहा था। शायद कहीं कुछ संवेदनाएं, कुछ संभावनाएं बाकी बची थी, जिन्हें उन दोनों का अहंकार चाह कर भी दबा नहीं पा रहा था। कुछ समय बाद ही वंदना और विवेक एक दूसरे से हंसते बतियाते, हाथों में हाथ थामे आते दिखाई दिए। मोना को पल भर के लिए यकीन नहीं हुआ कि ये वही दोनों हैं जिनमें उस समय इतना मनमुटाव था कि दोनों एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते थे। सच कहें तो मोना को यह अच्छा नहीं लगा था। मोना तो सोचे बैठी थी कि वंदना भी अब तक अपनी बोझ बन चुकी शादीशुदा जिंदगी से बाहर आ चुकी होगी, मगर यहाँ तो कुछ और ही नजारा था। वंदना ने आकर मोना को बड़ी ही गर्मजोशी के साथ गले लगा लिया और विवेक उनका सामान उठाने लगा। माफ कीजिएगा, यह मेरा लगेज है। विवेक को अपना लगेज उठाते देखकर पवन ने कहा। तो क्या हुआ, आप भी तो साथ चल रहे हैं ना? जी मैं तो होटल जा रहा हूँ, पवन सकुचाते हुए बोला। आप चिंता मत कीजिए, हम आप दोनों को पूरा पूरा स्पेस देंगे जी भरकर अकेले में बातें करते रहना, विवेक मुस्कुराते हुए बोला। सवालिया नजरों से पवन ने मोना की ओर देखा। उसे भी विवेक के सामने ज्यादा जिद करना सही नहीं लगा। अतः मोना की मौन स्वीकृति पाकर पवन ने भी हथियार डाल दिए और फिर सब कार से वंदना के घर चल दिए। वंदना और विवेक हंसी मजाक कर रहे थे। उनका व्यवहार इतना सहज और खुशनुमा था कि उसकी चहक मोना और पवन के बुझे दिलों को सुकून दे रही थी और दोनों के मस्तिष्क से उनकी पुरानी नकारात्मक छवि धूमिल होती जा रही थी। घर पहुंचकर उन दोनों की खूब आवभगत हुई। मोना अभी भी सकते में थी कि पिछली बार जब वह आई थी तो बात बात पर वंदना को अपने पति की बुराई करते हुए पाया था, मगर इस बार कैसे चहकती गुनगुनाती सारे काम कर रही है।
वो पिछली लड़का, बार उसका नाम अंबर विवेक था। भी औपचारिक हाय हेलो के बाद अपने काम में व्यस्त रहा, परंतु इस बार सब कुछ कितना बदल गया है। वह न केवल उन दोनों का अच्छी तरह से ध्यान रख रहा था, बल्कि वंदना के साथ काम में भी हाथ बटा रहा था। वंदना ने खाना बनाया तो उसने सर्व कर दिया। वंदना ने बर्तन समेटे तो उसने डाइनिंग टेबल साफ कर दी। इस बार उनके घर की फिजा प्रेमपूर्ण और पारिवारिक सौहार्द की खुशबू से तर थी। उन चारों का पूरा दिन कुछ यूं ही हंसी खुशी के माहौल में व्यतीत हुआ कि मोना और पवन के बीच जो भी आपसी मनमुटाव या प्रॉब्लम्स थी वह बिल्कुल भूल गए थे। शाम को सभी लॉन में बैठे चाय का आनंद ले रहे थे कि तभी पवन ने कहा, वंदना, विवेक, आपके घर आकर आप दोनों से मिलकर मन प्रसन्न हो गया। अब समझ आ रहा है कि किस तरह के घरों को मंदिर की उपमा दी जाती है, जिस घर का कोना कोना प्यार से रचा बसा हो, जहाँ सुकून और शांति हो, ऐसे घर मंदिर कहलाते हैं। और आपका घर भी ऐसा ही एक मंदिर है। तभी विवेक बोला, जब आप पहली बार हमारे घर आए थे उस समय मैंने जो व्यवहार किया था उसके लिए मैं आज भी शर्मिंदा हूँ। उस समय के लिए मैं आप दोनों से क्षमा मांगता हूँ। आप दोनों मुझे क्षमा कर दें। यह बोलते हुए विवेक की आंखें नम हो गई। यह आप क्या कह रहे हैं? क्षमा किस बात की? मैं सही कह रहा हूँ पवन बाबू। उस समय मैं नासमझ था, अपने दायरे में सिमटा हुआ, अपने अहंकार में डूबा हुआ, बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहता था। रिश्तों की गरिमा नहीं जानता था, दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करता था। हर किसी को और खासकर वंदना को अपने हिसाब से चलाना चाहता था। फिर वंदना बोली, विवेक ही नहीं, मैं भी कुछ ऐसी ही थी। मैं भी बात बात पर इन्हें नीचा दिखाने को तत्पर रहती थी। इससे हमारा रिश्ता बद से बदतर होता जा रहा था। वंदना भी विवेक की क्षमा याचना में शामिल हो गई। जहां मुझे अपनी योग्यता और पद प्रतिष्ठा का अहंकार था, वहीं वंदना को अपनी उच्च शिक्षा और मायके की अकड़ थी। जरा सी कोई बात होती तो मायके चली जाती। सचमुच उस समय मैं मायके को अपना पहला घर और इस घर को दूसरा घर मानती थी। अहम की दीवारें इतनी ऊंची हो गई कि हम दोनों को एक दूसरे का वजूद दिखाई देना बंद ही हो गया। फिर बात इतनी बिगड़ गई कि वंदना यह घर छोड़कर अपने मायके चली गई। फिर सब कुछ वापस पटरी पर कैसे आया? मोना ने सवाल किया। उसके स्वर में कुछ उम्मीदें, कुछ हसरतें अभी बाकी थी। वंदना को घर छोड़े 4 महीने हो गए थे। मैं काम से थक कर घर आता तो वंदना की कमी खलती थी। न तो काम में मन लग रहा था और ना ही घर में। धीरे धीरे स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। फिर बुखार ने घेर लिया। वंदना के अलावा और कोई न था जो मेरी देखभाल करता। काफ़ी दिन तक बीमार पड़ा रहा तो वंदना की अहमियत समझ में आई। भले ही कितने भी लड़ाई झगड़े होते थे, मगर मेरे स्वास्थ्य के प्रति वंदना ने कभी कोई लापरवाही नहीं बरती थी। बिस्तर पर पड़े पड़े अपनी स्थिति, अपने स्वभाव, अपने बर्ताव पर चिंतन किया तो एक कटु सत्य सामने आया कि बाहर वाले तभी तक अच्छे लगते हैं
जब तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा हो। शारीरिक विपत्ति या अन्य किसी मुसीबत के समय जो सहयोग जैसी केयर एक जीवन साथी कर सकता है, वैसी कोई और नहीं कर सकता। धीरे धीरे मेरे पुरुषोचित अहम ने यह स्वीकार कर लिया कि मेरा जीवन वंदना के बगैर कुछ भी नहीं है। वंदना बुरी पत्नी नहीं थी, मेरा गलत व्यवहार ही उसे बुरे कर्म करने को उकसाता था। यह बताते बताते विवेक जैसे अतीत के गलियारों में खो गया। फिर वंदना ने बोलना शुरू किया। मुझे भी इतने दिन मायके में रहकर यह बात समझ में आ गई थी कि शादी के पश्चात लड़की का मायके में वह अधिकार नहीं रह जाता है जो शादी से पहले होता है। मेरी बातें, मेरी सलाह भाभी को अपने घर में दखल अंदाजी लगने लगी। मम्मी पापा भी बार बार पूछते कि विवेक तुझे लेने कब आ रहे हैं। मुझे अपने प्यारे मायके में बेगानापन लगने लगा। अपना घर याद आने लगा, जो जैसा भी था मेरा अपना था, जहाँ मेरा अधिकार था, जहाँ जो चाहे खुलकर बोल सकती थी, कर सकती थी। फिर मुझे विवेक की याद आने लगी। सोचा एक बार फ़ोन पर आवाज़ ही सुन लूँ। ऑफिस फ़ोन किया तो पता चला कि बीमारी की वजह से कई दिन से ऑफिस नहीं आ रहे हैं। सारा बिजनेस ठप पड़ा हुआ है। मुझे विवेक की चिंता होने लगी। एक ऐसा आदमी जो एक दिन भी अपने काम से दूर नहीं रह सकता था, इतने दिन से घर पर कैसे बैठा है। मुझसे रहा न गया। घर पर बिना किसी को कुछ बोले मैं विवेक को देखने आ गई। यह बोलते बोलते वंदना की आंखें भर आई। वंदना के चुप होते ही विवेक ने बताना शुरू किया। फिर वंदना ने नौकरी छोड़कर मेरा बिजनेस संभाल लिया। अब बिजनेस हो या घर, हम दोनों मिलकर संभालते हैं। उन दोनों की भीतरी खुशी उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। मोना और पवन के मध्य गहन खामोशी पसर गई। ऐसी ही कुछ बेसिर पैर की समस्याएं ही तो दोनों के बीच पनप रही थी, जो धीरे धीरे इतना विकराल रूप ले गई कि दोनों ने अलग होने का फैसला कर लिया। यह भी सच है कि उन दोनों ने अपनी समस्याओं पर स्वस्थ दृष्टिकोण रखते हुए बातचीत ही नहीं की, कभी कोशिश भी नहीं की, तो आरोप प्रत्यारोप का ऐसा दौर शुरू होता था कि जो रुकने का नाम ही नहीं लेता था। मसले को कभी दूसरे की नज़र से देखने की कोशिश ही नहीं की। यदि करते तो आज यह स्थिति उत्पन्न न होती। मगर हालात अभी भी इतने नहीं बिगड़े थे कि जिन्हें संभाला न जा सके। दोनों ही इस बात को पूरी तरह महसूस कर रहे थे। डबडबाई आंखों से मोना ने पवन की ओर देखा। दोनों के बीच आंखों ही आंखों में मूक संवाद हो रहे थे। दोनों का दिल आंखों की भाषा समझ रहा था। पवन ने धीरे से मोना के हाथ पर अपना हाथ रख दिया, जो इस बात का सूचक था कि दोनों अपने टूटते हुए रिश्ते पर पुनर्विचार करने को तैयार है। तभी विवेक ने सवाल किया, वैसे आप लोग दिल्ली क्यों जा रहे हैं? क्या कोई जरूरी काम है? नहीं, बस यूं ही घर वालों से मिलने। पवन मोना की ओर देखकर बोला तो मोना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर आई। अरे तो 1-2 दिन रुक कर हमारे साथ जयपुर घूमो ना।
आप दोनों के साथ साथ हम दोनों की भी आउटिंग हो जाएगी। अब तो मौसम भी खुल गया है। क्यों क्यों मोना, क्या ख्याल है? बड़ी उम्मीद से पवन ने मोना की ओर देखते हुए सवाल किया। जैसा तुम ठीक समझो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, मोना ने हामी भरते हुए कहा। होम मिनिस्ट्री से हरी झंडी मिल गई है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो फिर पक्का हुआ, विवेक ने चहकते हुए कहा। तो मोना ने खुशी से पास खड़ी वंदना को बाहों में भर लिया। मोना और पवन मन ही मन सोच रहे थे कि हम दोनों के दिल में एक दूसरे के प्रति प्यार अभी बाकी है। दोस्तों, थोड़ी सी गलतफहमी के कारण जो घर टूट रहा था, वह दिल में बाकी बचे प्यार के कारण फिर से बस गया। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही ज़िंदगी सरिता हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक और नई कहानी को लेकर। तब तक आप अपने परिवार के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। राधे राधे प्यारे दोस्तों।